नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे भाई बहनों, धनपत बिश्नोई जी, बीना भाई कोहली जी, सुदेश यादव आजमगढ़ वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो ध्यान से समझना, पिछली कक्षा तक हम बात कर रहे थे संधि की, और संधि में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। संधि में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। स्वागत अभिनंदन है देवलक्ष्मी जी, सोनू चौधरी जी, राजपाल विजारनिया जी, निर्मला जयपाल जी, त्रिबल किंग प्रदीप जी, सभी दिनेश जी, आशा चौधरी जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बीपी सिंह, राजकुमार मछारा, मोनिका चौधरी जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान से समझना और ध्यान से देना। आज हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? सभी मेरे प्यारे शेरों, सभी का स्वागत अभिनंदन है। एमबी बिश्नोई जी, देखिए अब आज हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? समास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समास की बात करेंगे। आपको बहुत मन कर रहा था, बहुत चाह रहे थे कि समास शुरू हो जाए, समास शुरू हो जाए। ये लो, आपका समास भी शुरू हो गया। एक बार मुझे टेक्निकल टीम कमेंट था कोई बड़ा, एक बार दिखाइए क्या कमेंट था। ममता साहू जी का, सर प्लीज आप बताइए। निर्मल सर बोलते हैं कि आप में एक सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं, बट सर आप में तो ऐप में तो एक सब्जेक्ट के एक ही टीचर हैं, एक सब्जेक्ट के दूसरे टीचर। ममता साहू जी, एक से ही अच्छे से पढ़ लो। ज्यादा से पढ़ोगे तो आप दिक्कत होगी। आपको जो भी पढ़ना है एक को ही अच्छे से पढ़ लो, पूर्ण मनोयोग से पढ़ लो, यही काफी होता है। देखिए अब ध्यान से, समास क्या होता है? समास मिलके बना है सम धन आस। सम माने होता है पास, सम माने क्या होता है? पास। आस माने होता है बिठाना। सम माने होता है पास, आस माने होता है बिठाना, पास बिठाना। तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सम है, एक आस है। सम माने होता है पास, आस माने होता है बिठाना। अर्थात जब दो शब्द परस्पर बिठा दिए जाते हैं, या दो शब्द जब एक दूसरे के पास आकर बीच में आने वाले कारक चिन्ह या कोई पद को लोप करके एक हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो समास का मतलब क्या होता है? दो शब्दों का परस्पर मेल। तो दो शब्दों का परस्पर मेल, जैसे कि आपने पढ़ा था, समास की परिभाषा आप पढ़ते हो, मैं यहां परिभाषा के रूप में लिख देता हूं। दो शब्दों का परस्पर मेल, दो शब्दों का परस्पर मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो देखो, समास में क्या होता है? जब दो पद परस्पर मिला दिए जाते हैं और दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, उनके बीच में आने वाला कारक चिन्ह या कोई पद क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, उसको हटा दिया जाता है। उसको हटाकर जो रूप बनता है वो किसका रूप होता है? समास का। तो समास क्या हो जाता है? बिखरे हुए से एक हो जाता है। लेकिन जब इसके विलोम की बात करेंगे तो समास का विलोम व्यास होता है। समास छोटा होगा, व्यास ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो समास व्यास होता है, इसका विलोम होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा? जब दो पदों के बीच, तो ये दो शब्दों का परस्पर मेल, एक परिभाषा ये हो गई। अब दूसरी लिख रहा हूं, जब दो पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह या अन्य पदों को लोप कर दोनों पद मिलकर एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को व्याकरणिक रूप से
व्याकरणिक रूप से समास कहते हैं। व्याकरणिक रूप से समास कहते हैं। तो ये तो अभी हमने बात करी है सिर्फ परिभाषा की। सर संधि का विलोम क्या होगा? खुशीराम गुर्जर जी, संधि का विलोम विग्रह या विच्छेद होता है। संधि का विग्रह या विच्छेद होता है। सर पर्यावरण में प्रॉब्लम होती है इसलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं ममता साहू जी, आपकी बात जरूर पहुंचाऊंगा सर तक। हाँ, दो शब्दों का सार्थक मेल समास कहलाता है। बिल्कुल ध्यान से समझिए और ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर पुमधन्त्व पुमत्व में कौन सी होगी? पुमधन्त्व। देखिए अब ध्यान देना, या दो शब्दों का परस्पर मेल समास कहलाता है। अर्थात जब दो पद मिले और दोनों मिलकर एक हो जाएं, दोनों पदों के बीच में आने वाला कोई भी पद या कारक चिन्ह का लोप हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? समास कहते हैं। धन्यवाद शैलेंद्र गुर्जर जी, नमस्कार आपको भी मेरी तरफ से, पूजा जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। ध्यान दो अब यहां पर, तो ये क्या है? समास की परिभाषा है। अब कैसे? अब इसका उदाहरण देखो। जैसे मैंने यहां पर एक शब्द लिखा, मैंने एक शब्द लिखा रेलगाड़ी। अब ये रेलगाड़ी शब्द किससे मिलके बना है? रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर, अब रेल किसको कहते हैं? पटरी को। रेल किसको कहते हैं? पटरी को। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब दोनों पदों के बीच प्रयुक्त पूरे के पूरे पद ही लोप हो रहे। अब इसका प्रथम पद क्या है? रेल है। अंतिम पद क्या है? गाड़ी है। बीच में क्या रहे? पर चलने वाली। अब इन पूरे के पूरे पदों का ही लोप हो गया, और इन पूरे पदों का लोप करके, बीच में आने वाले पदों का लोप करके प्रथम पद और अंतिम पद मिलकर एक हो गए, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समास कहलाएगी। इसे क्या कहेंगे? समास कहेंगे। बड़े अच्छे से और ध्यान से समझना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो यहां पर पूरे के पूरे पद लोप हो गए। स्वागत, अभिनंदन है रेसु चौधरी जी, आपका भी ध्यान दो। आगे समझिए इसके बाद में रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी के बाद में मैंने यहां पर एक शब्द लिखा, और शब्द क्या है? जैसे समझिए धर्मलीन, या धर्ममग्न, या धर्म आतुर, इस प्रकार से। अब देखिए प्रथम पद धर्म है, दूसरा पद क्या है? लीन है। दोनों पदों के बीच में प्रयुक्त मैं का क्या हो गया? लोप हो गया। अब ये मैं क्या था? कारक चिन्ह था। कारक चिन्ह को लोप करके धर्म और लीन मिला के एक कर दिए, तो ये प्रक्रिया भी क्या कहलाएगी? समास कहलाएगी। तो ध्यान रखना, दोनों पदों के बीच प्रयुक्त किसी कारक चिन्ह का, किसी पद का या किसी रूप का लोप करके दोनों एक कर दिए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो जब मैंने आपसे कहा, अरे रामनिवास कुशवाहा जी, इतने सरल प्रश्न में भी आपको डाउट और है। आपको मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन देख रहे हैं वही बता देंगे कि इनको बताओ बच्चा शब्द में कौन सी संज्ञा है। मेरे तो बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बता दो मेरे भाइयों सभी। एक प्रश्न है रामनिवास जी का कि बच्चा शब्द में कौन सी संज्ञा है? कमलेश में कमला के ईश हैं जो, कमला के ईश हैं जो, कौन है कमला के ईश? तो आपको अच्छे से पता है कमलेश किसको कहा जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका समास विग्रह करेंगे तो ये बहुब्री में जाएगा। बता देना एक बार भाई जी इनको सब, आप ही बच्चा में कौन सी संज्ञा है? तो धर्म में लीन, दोनों पदों के बीच प्रयुक्त चिन्ह का क्या हो गया? लोप हो गया। तो ये क्या प्रक्रिया क्या कहलाई? समास कहलाई, ठीक है ना। हाँ ध्यान से लो, सोहन पटेल जी ने ही बता दिया, मेरे प्यारे छोटे भाई ने ही बता दिया। ये तो शायद अभी कंपटीशन की भी शायद तैयारी नहीं कर रहे हैं,
ठीक है ना। सरोज में देखो संधि पूछ रहे हैं, अरे मोहनलाल सरय धन जय विसर्ग का ओ होके विसर्ग संधि है। लो इंग्लिश में भी बता दिया सिंचान जी ने कि कॉमन नाउन है, बिल्कुल। राजकुमारी जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका, ध्यान रखना। जातिवाचक कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाया फिर भी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब लोग फिर पूछ रहे हैं रामनिवास जी के सर बच्चे में, अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जातिवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन में आती है या फिर ऐसे एक वचन में आती है जिसका बहुवचन बनाया जा सके। बच्चा बच्चे, लड़का लड़के, जाति होगी और क्या होगी बच्चे में। अब देखो ध्यान से, धर्मलीन धर्म में लीन। अब इसके अलावा और समझिए, मैंने यहां पर लिखा शरणागत, प्रथम पद शरण, अंतिम पद क्या है, आगत है, मिला के लिखा तो शरण को आगत होगा। क्या होगा, शरण को आगत होगा। तो दोनों पदों के बीच किसी कारक चिन्ह का या किसका लोप हो जाए, किसी कारक चिन्ह का या पूरे के पूरे पद का लोप हो जाए, तो इनका लोप करके जो प्रक्रिया बनती है, जो रूप बनता है, उसे समास कहते हैं। अब बात करेंगे, ध्यान से समझना, समास के भेद की। समास के प्रकार कह दो या समास के भेद कह दो, समझना ध्यान से। समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। 6 कौन कौन से होते हैं, अच्छे से देखना और ध्यान देना। कितने हैं, 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान देना। एक होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है द्विगु समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। चौथा होता है तत्पुरुष समास। पांचवा भेद होता है द्वंद्व समास। और छठा होता है बहुव्रीहि समास। कितने भेद होते हैं समास के, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही राजू राम ने, कि राजू राम जी कह रहे हैं कि सर एक दिन संधि का टेस्ट लो। बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल एक दिन किसी दिन संधि का टेस्ट रखते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। देखो तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझो। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, ठीक है ना, और बहुव्रीहि समास। अब ये तो सीधा प्रश्न पूछा कि समास के कितने भेद हैं, तो उत्तर हो गया 6। अब ऐसे पूछ लेता, पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार हैं। तो ध्यान रखना, पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार होते हैं। कितने, 4 प्रकार होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। 4 कौन कौन से होंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहला होता है पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा पद प्रधान। तीसरा भेद कौन सा होता है, दोनों पद प्रधान। और इसके बाद में अगला भेद कौन सा होता है,
चौथा भेद होता है अन्य पद प्रधान। दोनों पद प्रधान। तीसरा भेद कौन सा है? दोनों पद प्रधान। और चौथा भेद होता है कोई भी पद प्रधान नहीं, अप्रधान या अन्य पद प्रधान। तो पद की प्रधानता के बाद, पद की प्रधानता के अनुसार कितने भेद होंगे? पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद होंगे। पहला पद प्रधान किसका होता है? अव्ययी भाव का। दूसरा पद प्रधान किसका होता है? दूसरा पद प्रधान किसका होता है? द्विगु कर्मधारय और तत्पुरुष समास का। दूसरा पद प्रधान किसका होता है? द्विगु कर्मधारय और तत्पुरुष समास का। और दोनों पद प्रधान किसके होते हैं? द्वंद्व समास के। और कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद की प्रधानता का बोध किसमें होता है? बहुव्रीहि समास में होता है। तो समझ आ गया पद की प्रधानता के आधार पर कितने भेद हो गए? पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद हो गए। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब यहां पर यह चीज अच्छे से समझ आ गई होगी आपको। सीधा पूछे समास के भेद तो 6 हैं, पद की प्रधानता के आधार पर पूछे तो 4 हैं। कुंभकार में कौन सा समास है? कुंभकार में उपपद तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि कार प्रत्यारा है, कुंभ का काम करने वाला। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे अव्ययी भाव समास की। सबसे पहला जो हम समास पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। और अव्ययी भाव समास का ध्यान से समझना इसको। इसकी विशेषता कितनी होती हैं? 4 विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता, इसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। अब समझाऊंगा आपको प्रधानता क्या है होती है, अव्यय क्या होता है, ये सारी बात करेंगे। इसका पहला पद क्या होता है? कोई ना कोई अव्यय होता है। इसकी तीसरी विशेषता क्या होती है? इसमें क्या आते हैं? उपसर्ग युक्त पद आते हैं। इनको खाली समझना है, रटना नहीं है नियमों को, कहीं रटने लग जाओ। और अगली विशेषता होती है इसकी पुनरावृत्ति शब्द आते हैं। इसमें कौन से आते हैं? पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इसको अच्छे से समझना। अव्ययी भाव समास की मैंने आपको कितनी विशेषता बताई? 4। ध्यान से समझो। अब 4 विशेषता कौन कौन सी हैं? पहला पद प्रधान होता है। सर समास में 5 प्रकार किसके अंतर? सोहन पटेल जी 5 नहीं 4 ही करने हैं आपको। ठीक है ना, सीधा स्कूल के हिसाब से भी ध्यान रखना और वैसे भी। ठीक है, अच्छे से। बनवारी गोया जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आप इतने अच्छे से समझते हो और इतना सम्मान देते हो, इतने अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है ना। हाँ, पद की प्रधानता बिल्कुल उसी से बना रहा हूं साहबुद्दीन जी, पद की प्रधानता के आधार पर ही बता रहा हूं। कैसे होगी पहला पद प्रधान तो कैसे होगा ये भी बताएंगे। बिल्कुल भी नहीं बता, समझना, बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है ना। अब देखो यहां पर आएगा, सब समझ में आएगा, ध्यान देना पहले। तो पहला पद प्रधान, पहला पद अव्यय, उपसर्ग युक्त पद, पुनरावृत्ति शब्द। अब इन सब की चर्चा करेंगे, एक एक से करेंगे, ध्यान देना। पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान का मतलब क्या है? पहला पद प्रधान का मतलब क्या होता है समझिए। मैंने एक शब्द लिखा यहां, यथाशक्ति। अब इसमें पहला पद क्या रहा है? यथा। दूसरा पद क्या है? शक्ति। पहला पद प्रधान या पहला पद अव्यय का मतलब होता है जिसमें कोई भी बदलाव नहीं हो, जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार
कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसे वैसे ही प्रयोग होते हैं। जैसे यथा का आप रूप बदल के देखो, लिंग वचन कारक और काल के अनुसार बदल रहा है क्या? यथा का यथो होता है क्या? नहीं होता। लेकिन शक्ति का शक्तियां होता है, नहीं होता। तो इसका दूसरा पद तो बदल रहा है, लेकिन पहले पद में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा। ध्यान से देखो, मैंने लिखा प्रतिदिन। अब यहां पर प्रति क्या है? उपसर्ग है। दिन क्या है? संज्ञा। अब इसका रूप बदल के देखो, प्रति का बदल रहा है क्या? प्रति का प्रत्यय होता है क्या? बदलता है क्या? अरे सवाई जाट, ये क्या बार बार पुन धनत्व पुंसत्व व्यंजन संधि उपाधि बताना, कहां से आ गया ये? संस्कृत की संधियों को हिंदी में क्यों घुसेड़ते हो? जो है पहले इसको समझो अच्छे से। प्रति क्या है? उपसर्ग है। दिन क्या है? संज्ञा है। दिन का क्या हो जाएगा? दिनों हो जाएगा। लेकिन प्रति का रूप बदल सकता है क्या? बताइए, बदल सकता है क्या? दिन का तो दिनों हो गया, लेकिन इसमें कोई बदलाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है ना? पहला पद प्रधान भी है, क्योंकि प्रधानता पहले पद की है। संज्ञा किसके अनुसार आ रही है? पहले पद के अनुसार, इसलिए प्रधानता हो गई। पहला पद प्रधान है, नहीं है? प्रधान है। पहला पद अव्यय है, नहीं है? क्या इसका रूप बदल सकता है क्या? क्या इसका रूप बदल सकता है? नहीं। इसका भी बदल सकता है, इसका भी बदल सकता है। तो अभी हमने दो बातें करी, पहला पद प्रधान और पहला पद अव्यय। तीसरी विशेषता क्या थी? उपसर्ग युक्त पद। अब यहां प्रति उपसर्ग भी नहीं है क्या? मैंने लिखा आमरण, तो यहां आ उपसर्ग है और मरण क्या है? संज्ञा है। तो यहां पर इस आ में उपसर्ग है कि नहीं? मैंने लिखा नीरस, तो इसमें निर उपसर्ग आ रहा है, नहीं आ रहा? रस क्या है? संज्ञा है। तो ये बदल रहा है क्या? तो जिसमें लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं हो, जिसका पहला पद प्रधान हो, उपसर्ग युक्त पद हो, और चौथी विशेषता क्या है? पुनरावृत्ति शब्द। अब पुनरावृत्ति कैसे? जैसे दिन शब्द है, जिसमें संज्ञा की पुनरावृत्ति हो। अब दिन दिन, दिन भी संज्ञा, दिन भी संज्ञा। अब संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या होगा? संहिता गुजर जी, क्लास का आपको नोटिफिकेशन आता नहीं, जरूरत ही नहीं नोटिफिकेशन की। आपको ध्यान रखना है कि यहां पर 9 बजे 8 से 8:45 और 9 से 10 रेगुलर क्लास चलती है, सैटरडे संडे छोड़कर। सैटरडे स्कूल नहीं चलती, कंपटीशन चलती है। ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान रखना और अच्छे से समझना। अभी आपने पूछा कि सर भर पेट में, तो देखो पेट तो संज्ञा है, लेकिन भर क्या है? अव्यय। तो भर का रूप बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। ध्यान देना। तो देखिए संज्ञा की पुनरावृत्ति हुई, नहीं हुई? पुनरावृत्ति शब्द भी आए, दिन दिन। मैंने कहा घर घर, तो यहां पर संज्ञा की पुनरावृत्ति भी हो रही है, नहीं हो रही? तो चारों विशेषताएं समझ आ गई होंगी, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो ये सारी बातें किस में होती हैं? अव्ययी भाव समास में होती हैं। पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है, उपसर्ग युक्त पद होते हैं और पुनरावृत्ति शब्द होते हैं। ये भी आपको पहचानना है। ज्ञानेंद्र कुमार जी बहुत आसान है, अभी जब उदाहरण लिखोगे समझ आ जाएगा। प्रियंका कसेरा जी 9 से 10 वाली क्लास यूपी वाले चैनल पर, उत्कर्ष क्लास है यूपी स्पेशल डालोगे तो आपको वहां पर मिलेगी। ठीक है ना? बिल्कुल आजीवन भी इसमें आएगा। अब कैसे पहचानोगे, समझो। इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं प्रथम पद अव्यय, प्रथम पद प्रधान। जैसे यथा शक्ति। अब यथा क्या है? प्रथम पद अव्यय है। शक्ति क्या है? संज्ञा है। तो यथा का रूप नहीं बदलेगा, तो यहां पर शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो प्रथम पद अव्यय है कि नहीं है? प्रथम पद अव्यय है। ठीक है ना? ध्यान से समझिए। तो यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। आगे समझो। यथामति, अब इसमें प्रथम पद अव्यय है कि नहीं है? यथा मति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार। यहां क्या हो जाएगा? मति के अनुसार। मति कहते हैं
बुद्धि के अनुसार। आगे समझो, यथा योग्य, जितना योग्य है उसके अनुसार। तो यथा योग्य क्या हो जाएगा, योग्यता के अनुसार। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। यथा योग्य बिल्कुल यथारूप, जैसा है रूप उसी के अनुसार, रूप के अनुसार, ठीक है ना। आगे समझिए, यथेच्छा, यथा धन इच्छा, क्या बनेगा, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। क्या हो जाएगा, इच्छा के अनुसार हो जाएगा। यथेच्छा इच्छा के अनुसार हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, अब देखो। तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथामति मति के अनुसार, यथा योग्य योग्यता के अनुसार, यथेच्छा इच्छा के अनुसार, यथानुसार, एक लिखा मैंने यथानुसार। अब यथानुसार का क्या होगा, जैसा है उसी के अनुसार, जैसा है उसी के अनुसार। यथानुसार, जैसा है उसी के अनुसार। हाँ बिल्कुल सर, प्रतिदिन का क्या होगा, प्रतिदिन इसी में आएगा। देखो मैंने लिखा प्रतिदिन। अब इसका प्रथम पद क्या है, अव्यय, दूसरा पद क्या है, संज्ञा, प्रथम पद उपसर्ग भी है। तो प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन या हर दिन। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या हर दिन। मैंने लिखा प्रतिपल, क्या हो जाएगा इसका, हर पल हो जाएगा। प्रतिपल का क्या होगा, हर पल होगा। मैंने लिखा प्रत्येक, मैंने लिखा प्रत्येक, तो इसका क्या हो जाएगा, हर एक हो जाएगा। प्रत्येक का क्या होगा, हर एक होगा। ये भी विषय ध्यान से समझना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, कमल जी आज आपको मिल गए होंगे विराम चिन्ह, तो ठीक है ना, ध्यान से देखो आप, ठीक है। तो ये बात भी समझ आई। तो इसका प्रथम पद अव्यय है, पहली बात। दूसरी बात, इसका प्रथम पद उपसर्ग है। अब और भी समझिए, ध्यान दे दिया, ठीक है ना। प्रत्येक, हर एक, आगे समझिए। और भी खूब सारे उदाहरण लिख सकते हो आप इसमें। जैसे मैंने लिखा प्रतिक्षण, क्या हो जाएगा, हर क्षण। प्रतिक्षण का क्या होगा, हर क्षण हो जाएगा। अब इसके अलावा और समझिए, जैसे आमरण, आ उपसर्ग आ गया, आमरण मतलब मरण तक या मरने तक। आजीवन, आजीवन, जीवन रहने तक, आजीवन, जीवन रहने तक। और समझिए, आकंठ, क्या होगा, कंठ तक। तो ये सब क्या आ रहे हैं, उपसर्ग है, नहीं है। तो पहला पद अव्यय हुआ, पहला पद प्रधान हुआ, उपसर्ग युक्त पद भी हुआ, बिल्कुल। दिन भर, अब कुछ ये अपवाद में आएंगे, जैसे दिन भर है, पेट भर है, रात भर है, इनकी भी चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे। बिल्कुल अनुकृति, कृति के बदले कृति, अनुकृति, कृति के जैसी कृति, अनुकृति। बिल्कुल जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक, जीवन रहने तक, बिल्कुल आजीवन, जीवन पर्यंत हो जाएगा। अब इसके बाद में और समझिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा नीरस। अब नीरस का मतलब क्या होगा, निर्धन रस, रस से रहित। नीरस रस से रहित है, रस बिना है, ठीक है ना।
विपरीत होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है अनुकूल, प्रतिकूल विपरीत होता है, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना, ध्यान देना और इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। देखिए नीरस रस से रहित या रस बिना या बिना रस के, ठीक है ना, तो रस, अब इसको ऐसे कह सकते हैं नीरस रस से रहित, बिना रस के रसहीन, तो बिना रस के नीरस हो जाएगा। नीरव, नीरव, रव कहते हैं ध्वनि को, नीरव बिना ध्वनि के ध्वनि रहित, नीरव का मतलब क्या होगा, ध्वनि रहित होगा, नीरस रस रहित होगा, नीरव ध्वनि रहित होगा। निरोग रोग से रहित, तो निरोग है रोग रहित, कैसा हो गया, निरोग हो गया, मतलब रोग रहित हो गया, निरोग रोग रहित। निरंध्र, रंध्र कहते हैं छिद्र या रोम, तो रंध्र रहित, रंध्र छिद्र रहित। तो इनमें क्या आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, तो उपसर्ग से युक्त है, तो ये किस में आएंगे, ये अव्यय भाव में आएंगे। अब इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण, अच्छे से समझना, गोल्डमाइन जी जो 9 से 10 वाली क्लास है, आप उत्कर्ष क्लास है जो यूपी स्पेशल डाल के देखो, आपको वहां से मिलेगी, मरणोपरांत, मरने के उपरांत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, इसमें नहीं आएगा, आगे देखो इसमें, अब यहां नीरव, अब इसमें देखिए कुछ उदाहरण लिख रहा हूं मैं, सानुज, अनुज के साथ, सानुज, अच्छे से समझना इसको, अनुज के साथ, सपत्नीक, पत्नी के साथ। ये उदाहरण जो मैं लिख रहा हूं सह वाले, इनको अच्छे से समझना, क्योंकि इनमें बहुब्री समास भी होता है, इनमें बहुब्री समास भी होता है, अच्छे से समझना। देखिए आगे, सपत्नी, सनुज, सपरिवार, स उपसर्ग परिवार के सहित, परिवार के सहित। अब देखो इसमें ध्यान देना, इनमें से परिवार, सपत्नीक और सानुज तीनों में बहुब्री समास भी है। अनुज के साथ है जो भगवान श्री राम, पत्नी के साथ है जो भगवान श्री राम, परिवार के सहित है जो भगवान श्री राम, रूढ़ों के बहुब्री भी है। लेकिन जब विकल्प में अव्यय भाव समास दे रखा है तो अव्यय भाव समास करना है, यह भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल, सावधान, अवधान के साथ, ठीक है ना। तो देखिए ये उपसर्ग हो गए, और भी लिख सकते हो इसमें, बेपरवाह, कहते हैं बड़ा ही बेपरवाह है, परवाह से रहित, बेपरवाह बिना परवाह के, बेपरवाह बिना परवाह के, बेवजह बिना वजह के, बेवजह बिना वजह के, लापरवाह, ला उपसर्ग आ रहा है, नहीं आ रहा, अरबी फारसी भाषा के हैं, बे है, ला है, ये क्या होते अरबी फारसी के, परवाह बिना, परवाह बिना, लापरवाह, बेपरवाह, बिना परवाह के, लापरवाह, कहते नहीं लापरवाह है, परवाह ही नहीं है कोई, नहीं, परवाह नहीं, क्या लिखेंगे इसका, परवाह नहीं।
तो इनका भी विषय ध्यान रखना है। बिल्कुल बेगम बिना गम के, हाथों हाथ हाथी हाथ में, अच्छे से समझो। पर बिल्कुल ये भी ध्यान रखना है। तो यहां पर ये क्या आ रहे हैं, उपसर्ग युक्त पद भी आ रहे हैं। तो इनमें कौन सा होगा, अव्ययभाव होगा नहीं होगा। अब समझो आगे। अब इसके अलावा मैंने लिखे कुछ पुनरावृत्ति वाले शब्द भी लिख लेते हैं जिनमें पुनरावृत्ति होती है, ठीक है ना। देखिए यहां पर लिखा मैंने, जैसे चला चली। अब चला चली मतलब चलने के बाद चलना, चलने के बाद चलना। मारा मारी, मारा मारी। मारा मारी, मारने के बाद मारना। रातों रात, रातों रात। रात रात की पुनरावृत्ति हुई तो रात ही रात में, रातों रात, रात ही रात में। दिनों दिन, दिन के बाद दिन। पुनरावृत्ति हो रही है नहीं हो रही, दिन के बाद दिन। तो इनमें क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। बिल्कुल पल पल, हर पल, पल पल, प्रत्येक पल या हर पल। भागम भाग, भागम भाग का क्या होगा, भागने के बाद भागना या भागते ही रहना। भागने के बाद भागना या भागते ही रहना। हाँ बिल्कुल, आज कल नहीं आएगा महेंद्र कुमार जी, क्योंकि आज या कल ये तो द्वंद्व में चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मारना कूटना, बार बार, बिल्कुल बार बार, हर बार। कहते नहीं कि मैं उसको बार बार बोलता हूं मतलब हर बार बोलता हूं। तो बार बार क्या हो जाएगा, हर बार हो जाएगा। बार बार का क्या होगा, हर बार हो जाएगा। तो बार बार, हर बार। तो हम कहते नहीं कि बार बार बोलता हूं मैं उसको, हर बार बोलता हूं। हाँ बिल्कुल, पात पात, बिल्कुल हाथों हाथ, कानों कान, इसी में आएंगे। हाथों हाथ, हाथों हाथ मतलब हाथी हाथ में। नहीं कहते क्या आप कई बार कि मैंने तो उसको हाथों हाथी दे दिए थे, मैंने उसको हाथों हाथी दे दिए, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में ही गए, वो तुरंत ही दे दिए। तो हाथों हाथ, हर हाथ, प्रत्येक हाथ, या हाथ ही हाथ में दे देंगे। तो बिल्कुल प्रतिपल, हर पल हो जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे, अत्यंत धीरे हो जाएगा। देखा देखी, देखने के बाद देखना। सालों साल, कई साल, ठीक है ना। आवाजाही, आना और जाना, बिल्कुल डाल डाल, बातों बात। कानों कान, बिल्कुल कानों कान, कानी कान में, बिल्कुल घर घर, प्रत्येक घर हो जाएगा। कानों कान कहते नहीं, उसे तो मैंने कानों कान खबर भी नहीं होने दी। तो कानों कान मतलब कानी कान में, कान ही कान में। बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल साफ। हाँ बिल्कुल, पल पल, प्रत्येक पल, हर पल। बिल्कुल घर घर नहीं लिखा, क्या लिख लो, घर घर भी इसी में आ जाएगा। घर घर, घर घर का क्या हो जाएगा, प्रत्येक घर या हर घर। घर घर का क्या हो जाएगा, हर घर हो जाएगा। तो कानों कान, कानी कान में, बीचों बीच, बीच में, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, इसी में आएगा। राहुल कुमार जी भेजिए आप लिख के, अच्छे से उदाहरण समझो और ध्यान से ध्यान दो इसमें। तो ये किसका बोध, मैंने कहा जैसे शहर शहर। अब ये पुनरावृत्ति हो रही है नहीं हो रही,
अब शहर शहर इसका मतलब क्या है? प्रत्येक शहर, प्रत्येक शहर या हर शहर में। तो हमने यहां पर जो लिखे प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान देना और ध्यान से समझना। राधे राधे, राधे राधे तो नहीं होगा, साथ साथ सभी के साथ, ठीक है। रातों रात लिख दिया ना, शायद लिख चुका हूं मैं, रातों रात तो लिख दिया। रातों रात, रात ही रात में, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, पल पल हर पल, भागम भाग, भागने के बाद भागना, चला चली, चलने के बाद चलना, मारा मारी, मारने के बाद मारना, तो घर घर, प्रत्येक घर, ठीक है ना। बातों बात, बात ही बात में, कहते नहीं क्या, बातों बात, बात ही बात में, क्या होगा? बातों बात, बात ही बात में, बात के बाद बात, एकाएक, एकाएक मतलब हाँ बिल्कुल, पास पास, गांव गांव, ढाड़ी ढाड़ी, एकाएक, अचानक, कहते नहीं एकाएक, बीचों बीच, बीचों, बिल्कुल इसी में आएगा। पास पास, बिल्कुल पास, बीचों बीच, बिल्कुल बीच में। तो ये बात आपके समझ में आ रही होगी। इसकी मैंने आपको कितने बताए, इसके मैंने आपको कितने भेद बताए हैं? 6 भेद बताए थे, जिनमें सबसे पहला हमने कौन सा पढ़ा? अव्ययी भाव समास पढ़ा। अव्ययी भाव समास की क्या विशेषता पढ़ी? सबसे पहली विशेषता पढ़ी, हाँ, चेहरे चेहरे, चेहरे के प्रत्येक चेहरा, चेहरा चेहरा, प्रत्येक चेहरा, आशा प्रत्याशा, आशा के बदले आशा प्रत्याशा। सुबह शाम नहीं होगा महेंद्र जी, ये नहीं होगा, बिल्कुल। यकायक, यक के बाद यक, अचानक के लिए आता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ब्रजेश कुमार जी, बिल्कुल है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल है। अब समझिए, ध्यान से समझना। हकरा क्या होता है? खेमचंद, केवल चंद चौधरी जी, समझा नहीं? हकरा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, बेगम, बीबी, बीबी को कहते हैं बेगम, फारसी अरबी फारसी भाषा का शब्द है बेगम, ठीक है ना। अब ध्यान देना यार, तो हमने इसकी कितनी विशेषताएं पढ़ी? 4 विशेषताएं पढ़ी। 4 विशेषता क्या थी? सबसे पहली विशेषता थी कि इसका प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसका प्रथम पद या पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। तीसरी विशेषता उपसर्ग युक्त पद भी होते हैं। और चौथी विशेषता पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग भी अव्ययी भाव समास में ही किया जाता है। हाँ बिल्कुल, साफ साफ, बिल्कुल साफ, कहते नहीं है क्या? मैंने उसको साफ साफ बोल दिया, साफ साफ, बिल्कुल साफ। साफ साफ, बिल्कुल साफ, कहते नहीं मैंने ये साफ साफ बोल दिया। पूजा घर नहीं आएगा, पूजा के लिए घर है वो, तो पूजा घर कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप पढ़ाने के लिए कितने बजे आते हो? पढ़ाने का टाइम जो स्कूल वाले चैनल का होता है वो 8 से 8:45 होता है, और जो यूपी वाले चैनल का होता है वो क्या होता है? 9 से 10 होता है, इसी समय रात को। अच्छा बढ़िया, अच्छा हकरा का मतलब बढ़िया होता है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं समझ नहीं पाया था हकरा मतलब, ठीक है ना। तो ये भी आपको विषय ध्यान रखना। सर हिंदी तद्भव है तत्सम, अरे भाई हिंदी शब्द तो किसका है? हिंदी विदेशी भाषा का शब्द है। जो हिंदी शब्द है ये किसका होता है? ये किसका है? ये फारसी भाषा का, पारसी भाषा का या ईरानी भाषा का शब्द है। तो तत्सम शब्द तो संस्कृत के होते हैं, संस्कृत के होते हैं, विषय ध्यान रखना। जो हिंदी शब्द को जो नाम दिया है वो किसने दिया है? ये किस भाषा से है? तो ध्यान रखना विशेष, ये अरबी, ये बताया भी था मैंने, ये फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन होता है। साफ साफ, बिल्कुल साफ, साफ के बाद साफ होता है। तो ये भी विषय ध्यान रखना। तो चारों विशेषता समझ आ गई होंगी। पहली विशेषता, पहला पद प्रधान, पहला पद अव्यय, उपसर्ग युक्त पद और पुनरावृत्ति शब्द इसकी विशेषता होती है। सपरिवार, सपत्नीक, सानुज, इनमें बहुब्री भी है, अव्ययी भाव भी है। यदि दोनों है तो अव्ययी भाव समास करना है, विषय ध्यान रखना। तो आज के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार,
धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।